अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 11 हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस कैन 3104 में आज हम अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर के बारे में हम बात करेंगे। अनस्टेडी स्टेट जो हीट ट्रांसफर है वो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर से बहुत मुख्तलिफ है। दर हकीकत कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए आप कर रहे हैं या जिस किस्म जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है वो शुरू में हमेशा अनस्टेडी स्टेट होगा। आपको याद होगा कि जब भी हम सीपीपी में भी जब सवाल हम कैलकुलेट करते थे हम ये कहते थे अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस। तो हम स्टेडी स्टेट के बारे में डिटेल से ऑलरेडी हम शुरू में अपने ये हीट ट्रांसफर के लेक्चरों के शुरू में हम ये सीपीपी में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशंस क्या होती हैं। तो अनस्टेडी स्टेट में दर हकीकत क्या होगा कि जैसे आपने कोई हीटर स्टार्ट किया है, आपने हीटर स्टार्ट किया है, तो हीटर स्टार्ट करने से पहले वो हीटर ठंडा था। अब वो हीटर ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हुआ। तो ये उसके गर्म होने से क्योंकि टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठंडा हीटर ऐसा ऐसा गर्म हो रहा है, तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस है। जब आपके पास सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम गुजर जाए, यानी कि इतना अच्छा दुरानिया गुजर जाए कि अब आपके पास वो चेंजिंग उसमें ना आए, तो आपके पास वो जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो कांस्टेंट हो जाए, जो टेम्परेचर आपने मेंटेन करना था वो चीजें अचीव हो जाए, तो आप कहते हैं कि आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशंस अचीव हो गई हैं। तो मसला क्या आता है? मसला खास तौर पर ऐसे मटेरियल्स के लिए, मिसाल के तौर पर जो कि हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, जैसे कि खाने पीने की चीजें हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं। कोई ऐसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो कि ऐसे हीट सेंसिटिव केमिकल्स को, एंजाइम्स को या ऐसी मेडिसिन को प्रोसेस कर रही है जो कि हीट की ज्यादा इस वजह से वो खराब हो सकते हैं। उस वक्त अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपने जनाब वाली उसको किसी चीज स्ट्रीम को हीट अप करना है। तो उस हीट के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से, अगर कोई अनस्टेडी स्टेट हीट है, आपके पास कोई प्रोसेस टोटली कोल्ड स्ट्रीम थी और आप उसको जो है टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो टेम्परेचर के अंदर वो चेंजिंग आएंगी और किस तरीके से हमारे पास ये अनस्टेडी स्टेट जो हीट प्रोसेस है ये हो सकेगा। तो जैसे हमने नॉर्मल कंडक्शन के अंदर हमने जो है अनस्टेडी स्टेट हीट स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में नॉर्मल कंडक्शन को हमने सबसे पहले एक सॉलिड स्लैब के लिए देखा था। तो इसीलिए आज भी हम अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में भी सबसे पहले एक सॉलिड स्लैब के बारे में देखेंगे। सॉलिड स्लैब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि सॉलिड स्लैब की जो ज्योमेट्री होती है सिंपल होती है। आपने देखा था कि उसकी जो इक्वेशंस हैं वो सिंपल हैं इक्वेशंस, और उनके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लेकिन हम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज के लिए हम डिटेल से प्रूफ नहीं करेंगे, मैं आपको जस्ट एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दूंगा उसके लिए। तो लेकिन ये है क्योंकि अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट होना और उसकी क्योंकि एप्लीकेशंस भी हैं, खास तौर पर जब हम आप लोग 7वें या 8वें सेमेस्टर के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर ये अनस्टेडी स्टेट जो प्रोसेसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और उससे पहले हमारे पास कोई इसकी बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। जरा ये डायग्राम देखिए। लेट्स से कि हमारे पास ये जो डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एक सॉलिड स्लैब मौजूद है, और ये जो हमारे पास सॉलिड स्लैब मौजूद है, ये सॉलिड स्लैब एक हमारे पास मौजूद है। इस सॉलिड स्लैब की हम ये कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर मटेरियल की जो हमने इसकी जो है 2s, हमने इसकी थिकनेस मटेरियल की हमने थिकनेस 2s, यहाँ से हमने इसकी थिकनेस हमने इसकी दे दी है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये जो हमारे पास सॉलिड स्लैब है, ये सॉलिड स्लैब इनिशियली किसी भी एक जो है आपके पास यूनिफॉर्म, यानी कि ये पूरी की पूरी स्लैब शुरू में जब आपके पास हीट ट्रांसफर ऑपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपने कुछ नहीं किया, तो सारी की सारी स्लैब जो है एक कांस्टेंट किसी टेम्परेचर पर होगी। हम इस कांस्टेंट टेम्परेचर को कह देते हैं टी, जो है सबस्क्रिप्ट ए, यानी कि टी ए हमको इनिशियल टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये स्लैब का हर पॉइंट, हर स्लैब का हर हिस्सा, हर कोना, तमाम की तमाम स्लैब जो है उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन है। टी ए हम जिसको हम नाम दे रहे हैं, हमें अभी जो है हमने और साथ में ये कह दिया कि इसकी जो थिकनेस है वो 2s इस स्लैब की थिकनेस है। अच्छा, अब क्या होगा
कि जैसे ही आप हीटिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा ऐसा आपने हीटिंग स्टार्ट की, तो हीटिंग स्टार्ट करने के लिए जैसे ही हम हीटिंग ये स्टार्ट करेंगे, तो हीटिंग स्टार्ट करने से तो जैसे ही हमने इसकी शुरू में हमने हीटिंग हमने इसकी स्टार्ट की, तो क्या होगा कि आपने ये आप जो हीटिंग कर रहे हैं वो दोनों साइडों से हीटिंग कर रहे हैं, यानी कि ये स्लैब है, इस स्लैब की इस साइड से भी हीट कर रहे हैं, इस साइड से भी हीट कर रहे हैं, दोनों साइडों से आप स्लैब की हीट कर रहे हैं। और जब हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद आपने सडनली जो है जो इन स्लैब्स के जो सरफेस टेम्परेचर थे उनको इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। और फिर आपने वो टी सबस्क्रिप्ट एस यानी कि दोनों जो सर्फेसिस हैं उनको एक ही तरह से हीट, दोनों तरफ से आप हीट अप कर रहे हैं, इधर से भी हीट कर रहे हैं, इधर से भी हीट कर रहे हैं, और दोनों सर्फेसिस के जो टेम्परेचर्स हैं वो आपने मेंटेन कर लिए हैं। टी एस वो जो टेम्परेचर्स हैं वो हमारे पास अब टी एस हैं। अच्छा, अब उसके बाद जब आपने ये टी एस टेम्परेचर मेंटेन कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके पास सफिशिएंट लेट से कोई जो है आपके पास जो है टीएस आपने इनिशियली फॉरन मेंटेन कर लिया, हीटिंग के फॉरन जैसे आपने हीटिंग स्टार्ट की टीएस आपके पास मेंटेन है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही आपके पास कोई टाइम गुजरेगा जिसको मैं कह रहा हूँ टी सबस्क्रिप्ट टी, यानी कि एक आपके पास एक टाइम है, हीटिंग का टाइम है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि आपने हीटिंग करते हुए एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, हमें नहीं मालूम कितना टाइम है। जैसे ही वो टाइम गुजरेगा तो आप देखेंगे कि आपके पास जो हीट का प्रोफाइल बनेगा वो इस तरीके से हीट का प्रोफाइल बनेगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से आपके पास वो डिक्रीज होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर वो इस तरह से ये पैराबोलिक सी आपके पास ये प्रोफाइल बन जाएगा, जो हीट का प्रोफाइल है वो आपके इंटरनली इस तरीके से उस स्लैब के अंदर वो प्रोफाइल बन जाएगा। जब आपके पास ये हीट का टेम्परेचर का ये प्रोफाइल एक इंटरनली आपके पास ये डेवलप हो गया, ये किस वक्त डेवलप होगा, जब आपके पास एक रिलेटिवली शॉर्ट टाइम जो है जिसको हम टी सब्स्टिट्यूट टी कह रहे हैं वो हो चुका है, तो हमारे पास वो बन चुका होगा। अच्छा, अब हम इस पूरी स्लैब को नहीं ले रहे, हम क्या कह रहे हैं, हम इस स्लैब का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि इस स्लैब का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम ये कह रहे हैं डी एक्स, ये एक स्लैब है, ये पूरी की पूरी स्लैब थी जिसकी थिकनेस थी 2s। हम इस पूरी स्लैब को नहीं बल्कि इस स्लैब के एक छोटे से टुकड़े को जिसका नाम हमने dx का है, हम इस जो है इस थिन थिकनेस वाली dx को हम कंसीडर करेंगे अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर के लिए, एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए। हम इस थिन थिकनेस वाली आपके पास एक थिन लेयर थी, हमने dx की इस स्लैब का छोटा सा हिस्सा हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब ये गौर कीजिए, ये जो आपके पास जो छोटा सा थिन लेयर का छोटा सा एलिमेंट है जिसका नाम हमने dx रखा है, ये एलिमेंट आपकी लेफ्ट साइड यानी कि ये राइट साइड है, दोनों साइड से आप हिट कर रहे थे, ये आपकी जो है लेफ्ट साइड है आपके पास, सॉरी ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड से यानी कि आपके पास ये जो dx जो एलिमेंट है, ये जो है आप कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस x के, यानी कि ये एलिमेंट जो dx है, ये इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ दिस सॉलिड स्लैब। तो उस सूरत हाल में हमारे पास ये जो दोनों सर्फेसिस थे, हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये जो दोनों सर्फेसिस थे, हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों सर्फेसिस का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन सर्फेसिस के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसको हम कह चुके हैं कि टी एस था। लेकिन जो वो हीट उसके अंदर से फ्लो कर रही थी, तो छोटा सा टाइम इंटरवल गुजरता था, तो हर पॉइंट पर डिफरेंट पॉइंट पर आपके पास वो कोई और डिफरेंट कोई किस्म का टेम्परेचर है, जो अनस्टेडी स्टेट किस्म की हीट आपके पास एक्सचेंज हो रही है। और उस सूरत हाल में जो हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट किस चीज का बनेगा, अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पर अपनी इस थिन एलिमेंट के अंदर, ये जो थिन लेयर है इसके अंदर हम कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा बेसिकली जो है आपके पास हम उसके इस x डिस्टेंस के ऊपर, जब आपके पास ये डिस्टेंस x था, तो वो x डिस्टेंस के ऊपर
हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन और जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में हम इसको पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स कह रहे हैं कि आपके पास ये क्योंकि एक्स मुसलसल ये चेंज, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, आपके पास ये टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, देख रहे हैं आप, जैसे जैसे ये पोजीशन चेंज होती जा रही है टेम्परेचर आपके पास मुसलसल चेंज होता जा रहा है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आपके पास पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स, जो आपके पास जो जैसे जैसे आपके पास जो है टेम्परेचर चेंज हुआ है, जैसे जैसे आपके पास एक्स पॉइंट चेंज हुआ है, ये आपके पास एक्स की ये डायरेक्शन चेंज होती जाती है, ये आपके पास टेम्परेचर भी चेंज होता जा रहा है, और आपके पास ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स आपके पास जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में आप ये देखिए कि अगर आप ये मालूम करना चाहें कि हमारे पास जो हीट, ये देखें ये जो हीट आ रही है, हम फिलहाल क्योंकि हमने एलिमेंट इस तरफ से लिया था तो हम एलिमेंट यही देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट, ये वाला जो dx एलिमेंट है, इसको इस तरीके तरफ से हीट फ्लो हो रही है, लेकिन बहकीकत आपने दोनों तरफ से हीट फ्लो करें, तो हम फिलहाल इस तरफ देखते हुए कि जो हीट इनपुट हो रही है, हीट इनपुट हो रही है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें कि आपके पास वो किसी ऐसे मखसूस टाइम इंटरवल डी टी, हम उसका नाम दे देंगे, यानी कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है डी टी, उस टाइम इंटरवल पे जो हीट इनपुट हो रही है इस एक्स डायरेक्शन के अंदर, वो हीट क्या होगी, उसको हम जो है उसको आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारे पास फोरियर्स लॉ कंडक्शन है, सॉलिड स्लैब है, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन हो रही होगी, तो फोरियर्स लॉ की मदद से हमने जस्ट उसको कह दिया कि जो आपके पास हीट इन हो रही है, जो हीट इन हो रही है उसको हम लिख रहे हैं माइनस के ए पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स इंटू डी टी। अब हुआ क्या, ये टर्म्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम जब नॉर्मल कंडक्शन वगैरह कर रहे थे तो हम यहाँ पर माइनस के ए ओवर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी हम लिखते होते थे, आपको याद होगा, माइनस के ए ओवर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी कह रहे थे। ये जो चीज है आपके पास बेसिकली, तो हम जो डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स है वो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, डेल्टा टी बाय डेल्टा नॉर्मल जो थी हमारे पास, यानी कि वो थिकनेस आ जाती थी और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता था, हॉट में से कोल्ड टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो डेल्टा टी और डेल्टा एक्स ये आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता था। बिल्कुल इसी तरह हमने कुछ नहीं किया, वही कंडक्शन का जो आपका फोरियर्स लॉ का फॉर्मूला था कि क्यू इन इज इक्वल टू माइनस के ए, और आपने यहाँ पर इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्योंकि ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है अब यहाँ पर आपके पास अनस्टेडी स्टेट कंडीशन है, तो आप इसको पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स लिख रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास ये अनस्टेडी स्टेट है, इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आपने इसको टाइम dt के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिस dt टाइम के अंदर आपकी ये हीट फ्लो कर रही है और आपके पास ये टेम्परेचर ग्रेडियंट पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स जो है वो आपके पास बन रहा है। इस इक्वेशन के अंदर आप देखें तो जो Q इन है वो आपका हीट इनपुट है, जो K है वो थर्मल कंडक्टिविटी है इस सॉलिड स्लैब की, जो A है वो बेसिकली आपके पास एरिया है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द हीट, जो आपके पास यहाँ पर जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे विच शुड बी द परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो एरिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है, और आपके पास यहाँ पे पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स, ये जो है आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है, dt वो टाइम इंटरवल इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज दिस इज अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, जिस तरह हमने ये इक्वेशन लिख ली, अब जरा गौर करें आप, तो अगर मैं ये कहूं कि जो क्योंकि ये आपके पास x पॉइंट पर है, अब ये एलिमेंट जो हमने थिन लेयर हमने कंसीडर किया dx, अगर मैं x के अंदर ये ऐड कर दूं तो यानी कि आपके पास x प्लस dx हो जाएगी, यानी कि x ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टेंस x है, जो ये थिन लेयर आपकी, दिस थिन लेयर इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ दिस सॉलिड स्लैब, तो आपके पास ये जो अगर आप इसके अंदर यानी कि इस थिन लेयर के ऊपर अगर हम यही हीट फ्लो वगैरह मालूम करना चाहें, तो आपको फिर जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड वो हो जाएगा x प्लस डी एक्स, और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो फिर x प्लस डी एक्स के ऊपर, वो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, इसी को देखें, जैसे आपने पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स वॉज एट x, तो x प्लस डी एक्स के ऊपर हमारे पास जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि देखें ये पार्शियल टी बाय एक्स प्लस डी एक्स है, तो पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स वैसे आ गया, यहां से आपके पास जैसे एक्स के ऊपर पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स वैसे का वैसे आ गया, और उसके बाद आपने dx के ऊपर
अगेन क्योंकि dx आपने एक सेपरेट एलिमेंट, उसका पार्ट आपने कंसिडर किया था कि ये dx उसके अंदर एक सेपरेट एलिमेंट है, फिर आपने उसको उसी तरह जो है आपके पास आपने जो है पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स, उसका आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव उसकी पार्शियल डेरिवेशन कर दी, तो आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स dx, आपके पास ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाएगा x प्लस dx के लिए। यानी कि इस डिस्टेंस से यहां तक x प्लस dx के लिए इस पॉइंट पर एलिमेंट के ऊपर जो टेम्परेचर यहां पर x डायरेक्ट x के लिए जो टेम्परेचर ग्रेडियंट था वो पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स था। अब क्योंकि आपने इसके अंदर x प्लस dx आपने एक और उसके अंदर एड अप कर दिया है, तो x प्लस dx के लिए x वैसे का वैसे आ जाएगा, और dx के लिए अगेन क्योंकि छोटा सा एलिमेंट था उसके लिए उसी तरह आप, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे dx सेपरेट एलिमेंट था, तो आपने उसको पार्शियल बाय पार्शियल x, क्योंकि x पोजीशन के साथ है, पार्शियल बाय पार्शियल x और पार्शियल t बाय पार्शियल x और उसके साथ dx को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसकी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई है। अब ये देखिए कि हीट तो यहां से ये इन हुई थी, अब इस यहां से जो हीट आउट हो रही है, यानी कि इस जगह से इस एलिमेंट से गुजरने के बाद जो हीट आउट हो रही है, उस हीट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहेंगे कि आपके पास देखिए x प्लस dx में से हीट आउट हो रही है, तो आपको यही फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है कि जो हमने Q इन थी तो Q आउट में से भी वो माइनस के ए, अब आपके पास सिर्फ यहाँ पर क्योंकि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज हो गया तो आपने इस जगह पर वो टेम्परेचर ग्रेडियंट रख दिया, यानी कि x प्लस dx के लिए, x प्लस dx के लिए आपका ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो आपने इसी तरह के फॉर्मूले के अंदर आपने पुट कर दिया है। तो आपके पास जो अब हीट फ्लो की इक्वेशन बन रही है, क्यू आउट इज इक्वल टू माइनस के ए पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स डी एक्स, और वो आप उसके साथ क्योंकि अनस्टेडी स्टेट है आपने उसके साथ dt के साथ वो आपके साथ वो टाइम की वो टर्म आ रही है, इस चीज को जो है हमने जो है अपना मैंने क्योंकि ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है तो आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब ये आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर क्योंकि ये आपके पास जैसे पावर्स आती रहती हैं, ये ऑलरेडी आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर ये सेकंड उसकी हम पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर ये उसकी टर्म है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपने इसको लिख लिया क्यू आउट इज इक्वल टू माइनस के ए पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स प्लस जो सेकंड ऑर्डर हमारे पास टी बाय एक्स की जो पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म थी उसको लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गई। अच्छा, अब अगर हम इस एलिमेंट dx के ऊपर इस एलिमेंट dx के ऊपर को हीट बैलेंस लगाएं, आपको पता है हीट बैलेंस लगाने के लिए आपको पता है कि जो हीट इन होती है वही हीट आउट होती है, हीट इन इज इक्वल टू हीट आउट, या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास क्योंकि हीट इन और हीट आउट जो है बराबर होगी तो एक्यूमुलेशन जीरो हो जाएगी, या आप ये कहेंगे कि हीट इन माइनस हीट आउट इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन। तो हम इसी तरह का अब इस dx के ऊपर हम यहाँ पर हीट बैलेंस लगा रहे हैं, तो जब हमने dx के ऊपर हीट बैलेंस लगाया तो हमें पता है कि जो हीट इनपुट है दिस इज इक्वल टू हीट आउटपुट इज इक्वल टू हीट एक्यूमुलेशन, क्योंकि हीट के हवाले से हम इस स्मॉल एलिमेंट dx के ऊपर हीट बैलेंस लगा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी हीट जो इन होगी वो आउट होनी चाहिए और वो सारी आपकी एक्यूमुलेशन के बराबर होनी चाहिए। जब हम इस सारे मंजर पे हम पहुंच गए हैं, हमने इस सारे सिनेरियो को हमने देख लिया, अब आपने जस्ट इक्वेशन जो आपके पास यहाँ पे हीट इनपुट की जो इक्वेशन थी, यानी कि जो क्यू इन की इक्वेशन थी और क्यू आउट की जो इक्वेशन थी, इनको इन वैल्यूज को आपने हीट इनपुट की जगह पे क्यू इन की वैल्यू पुट कर देनी है, हीट आउटपुट की जगह पे क्यू आउट की वैल्यू पुट कर देनी है, और हीट एक्यूमुलेशन वैसे के वैसे आ जाएगा। जब आपने ये वैल्यूज पुट की, ये आपके पास हीट इन की वैल्यू माइनस ये क्योंकि हीट इन है माइनस ये हीट आउट है इज इक्वल टू हीट एक्यूमुलेशन। तो अब आपके पास क्योंकि ये माइनस इस सारी की सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये सारी की सारी टर्म प्लस हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे अब जो है जो टर्म बच गई है हमारे पास माइनस के ए पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स डी टी प्लस के ए पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई है, हमने इसके अंदर
ये सारी हीट बैलेंस लगाने के बाद हमने ये इक्वेशन को बना लिया है। इस सारे मजीद सिनेरियो के बाद अब आप जरा गौर कीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ना ये आपने कर लिया था, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इन ब्रैकेट्स को मैं खोल लेता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर मेरे पास माइनस के ए पार्शल टी बाई पार्शल एक्स डी टी प्लस के ए पार्शल टी बाई पार्शल एक्स डी टी प्लस के ए पार्शल स्केयर टी बटा पार्शल एक्स स्केयर डी एक्स डी टी। तो अब आपकी ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी। तो सिंपली आपके पास जो टर्म बच जाएगी, के ए पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर dx dt इज इक्वल टू हीट एक्यूमुलेशन। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 का मैंने नाम दे दिया है, और ये हमारे पास जो है हीट एक्यूमुलेशन की हमारे पास एक टर्म आ गई है। ये वो हीट एक्यूमुलेशन है जो कि हमने हीट बैलेंस की मदद से फाइंड आउट की है कि हमारे इस स्मॉल थिन लेयर, यानी कि जिसको हम कंसिडर कर रहे थे dx, जो स्मॉल एलिमेंट है, उस dx एलिमेंट के अंदर जो हीट एक्यूमुलेट हुई है वो हीट क्या होगी, हमने उसको इस इक्वेशन के साथ में हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। मजीद आगे बढ़ते हैं और हम अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर के लिए हम जो है वो डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। और इसको जब करने के लिए हम जब मजीद आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अब हीट ट्रांसफर की अमाउंट ऑफ हीट अगर आपके पास किसी यूनिट मैश में से आपके पास ट्रांसफर हो रही हो, हमारे पास एक और सिंप्लीफाई इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। जो आपके पास हीट है कि आपके पास मैश है, उसकी सीपी उसकी हीट कैपेसिटी है, और जो आपके पास यहाँ पर डेल्टा टी वो जो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखिए, अगर आपके पास जो एक्यूमुलेशन हो रही है इस स्मॉल थिन लेयर में, इस स्मॉल थिन लेयर में अभी हमने निकाली है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन निकली है, एक्यूमुलेशन जीरो नहीं थी, कोई एक्यूमुलेशन की वैल्यू निकली है। इस थिन लेयर के अंदर कोई हीट अगर आपके पास एक्यूमुलेट हो रही है, इस थिन लेयर में जब हमारे पास वो हीट एक्यूमुलेट हो रही है, तो हमने उसके लिए फिर ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हीट एक्यूमुलेट होने से उस थिन लेयर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके पास जो है मिसाल के तौर पर हम ये कहना चाहें कि आपके पास अगर जो आपके पास सीपी और जो डेंसिटी, वो अगर आपके पास जनाब यारी उसके अंदर जो है वो उसकी मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एम सी पी डेल्टा टी होगी, दर हकीकत यही हीट एक्यूमुलेशन होगी। आपके पास अगर जो है वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस थिन लेयर के अंदर, तो उस विद इन द थिन लेयर विद इन दैट एलिमेंट इटसेल्फ, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि उस विद इन दैट एलिमेंट जो आपके पास हीट है उसको हम एम सी पी डेल्टा टी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मकसद कहने का ये है कि आपके पास जो जो एम सी पी डेल्टा टी को देखते हुए आपकी जो हीट एक्यूमुलेशन, यानी कि मैं इसको क्यू को, अब ये जो टर्म है आपकी हीट एक्यूमुलेशन की टर्म बन गई, तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ क्यू जो है आपका हीट एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू एम। एम की जगह पे मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया। एम की जगह पे मैंने लिख दिया रो इंटू ए इंटू डी एक्स, सीपी वैसे वैसे आ गया, और डेल्टा टी हमारे पास जो टेम्परेचर के लिए हमारे पास जो है हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारे पास मौजूद था, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स, सॉरी पार्शियल जो हमारे पास टेम्परेचर इसके साथ जो, क्योंकि विद टाइम जो आपके पास जो टेम्परेचर ग्रेडियंट था, पार्शियल टी बाय पार्शियल टी इन डी टी, हमारे पास ये इंटेग्रल इसके अंदर आ गया। अच्छा, इसको जरा गौर कीजिएगा, जरा हमारे पास इस चीज को जरा गौर कीजिएगा कि मैं इसको मजीद, ये कहां से आई है, ये एम की जगह पर हमने ये कैसे लिख दिया। इसको मैंने आपको थोड़ा सा ये रेड में हाईलाइट करके लिखा है ताकि आपको ना इसको समझने में आसानी रहे कि अब आपको पता है जो डेंसिटी होती है वो होती है मैश पर यूनिट वॉल्यूम के, और जो मैश होता है वो आप इसको लिख सकते हैं कि मैश इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपको पता लग गया जो मैश होता है, इस मैश की जगह पर मैं डेंसिटी और वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ये डेंसिटी तो यहाँ पे यहाँ आ गई। अब मैं वॉल्यूम लिखना चाहता था, तो वॉल्यूम आपको पता है कि अगर आपके पास इसका कोई एरिया मौजूद हो, यानी कि इसका आपके पास यहाँ पर एरिया मौजूद हो, और साथ में आपके पास वही जो dx उसकी आप एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया को dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसी चीज को लिखते हुए जो आपका वॉल्यूम निकाला है वो यहाँ पर इसको लिख दिया कि वॉल्यूम जो है वो a इंटू डी एक्स है। तो आपके पास m की जगह पर क्या आ जाएगा, रो
इंटू ए इंटू डी एक्स, वो यहाँ पर आ गया, सीपी वैसे के वैसे आ गया। बाकी हमारे पास ये डेल्टा टी वाली जो टर्म है, डेल्टा टी वाली हमारे पास वो टर्म हमने उसको लिख दी है, यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। तो अब आपके पास दो ऐसी इक्वेशन हैं, एक इक्वेशन नंबर 4 और एक इक्वेशन नंबर 6, जिसके अंदर दोनों तरफ में हीट एक्यूमुलेशन है। तो अब आप इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 6 को अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि आपके पास दोनों तरफ हीट एक्यूमुलेशन है, तो आप कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। तो हमने उसको कंपेयर करने के बाद उसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि के ए पार्शियल टी स्क्र पार्शियल एक्स स्क्र डी एक्स डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ए डी एक्स और सी पी, ये जो आपने दोनों कंपेयर करने के बाद आपने इक्वेशन लिख दी है, हमने उसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब क्योंकि आपकी दोनों इक्वेशन है, अगर मैं किसी चीज से इसको करता हूं तो मैं दोनों साइडों से, अगर मैं किसी चीज को एक को अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं रो इंटू सी पी इंटू ए डी एक्स डी टी, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो सी पी ए डी एक्स डी टी से। तो अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 7 क्या हो जाएगी, जब मैंने इसको दोनों इक्वेशन को, सॉरी, मैंने जब इसको डिवाइड कर दिया दोनों साइडों को, तो आपके पास क्या है कि के ए ओवर, हमने अब मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज इस तरीके से कर दिया, के है तो के ए के नीचे मैंने रो सी पी ए लिख दिया और dx ओवर dt के नीचे dx ओवर dt। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट गई, ये ए से कट गया। अब आपके पास इस साइड पर के ओवर रो सी पी पार्शियल स्क्वायर टी और पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये बच गया। अच्छा, इसी तरह रो ए डी एक्स सी पी, ये हमारे पास जो थी, तो मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज करते हुए इसको लिख लिया कि रो सी पी ए डी एक्स सी पी को अंदर ले गया हूँ, रो सी पी ए डी एक्स, और इसी तरह ये सारी की सारी जो चीज थी हमारे पास, रो सी पी ए डी एक्स से इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, डी टी से इसको ये डिवाइड कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बाकी मेरे पास यहाँ पर बच गया सिंपली के ओवर रो सी पी इंटू पार्शियल स्क्वायर टी बटा पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल टी बाय पार्शियल, यानी कि ये जो टी है ये टेम्परेचर है, और ये जो टी है ये वो टाइम है, जो अनस्टेडी स्टेट हीटिंग हो रही है, वो जो टाइम आ रहा है, ये वो उसके अंदर हमारे पास ये टाइम से टी रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह रीअरेंज करूं कि इसको इस तरफ ले जाऊं, उसको इस तरफ ले जाऊं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपके पास पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू के ओवर रो सी पी पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दिया। ये जो चीज है के ओवर रो सी पी, ये हम शुरू में हीट ट्रांसफर के अंदर हम ये डेफिनेशन वगैरह जब देख चुके थे, हमने उसमें देखा था कि ये जो होती है बेसिकली के ओवर जो रो सी पी होती है, ये थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है, जो ये डिपेंड करती है सॉलिड मटेरियल के ऊपर, जो है आपके पास नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको हम अल्फा, यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी की और रो सीपी को अल्फा से मैंने इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 8 के अंदर के ओवर रो सीपी को मैं अगर अल्फा के साथ मैं रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स, ये वाले आपको बच गई, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम मैंने इक्वेशन नंबर 9 ले दिया। अच्छा जी, जब हमारे पास ये सारी सूरत हाल चल रही है, इस सारी सूरत हाल के बाद अब जरा ये गौर कीजिएगा। अब बेसिकली ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई है हमारे पास, तो अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 9 को, अगर इस इक्वेशन नंबर 9 को हम इंटीग्रेट कर दें, यानी कि आप ऐसा कोई आपके पास कोई सिचुएशन है कि जब आपके पास जो सॉलिड स्लैब थी वो हीट हो रही है या कूल हो रही है, सिर्फ उसके लिए अगर आप ये सोचें कि वो इनफाइनाइटली, जो है एक बहुत बड़ी स्लैब है, इनफाइनाइट स्लैब है, थिकनेस उसकी नोन है, और जो है हम जो है वो उसको आप दोनों साइडों से किसी हीट या कूल कर रहे हैं, तो आप अगर इस इक्वेशन की, हमने यहाँ पे डिटेल से मैंने इंटीग्रेशन की स्टेप नहीं किए, मैंने सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है कि आप इस इक्वेशन की, क्योंकि इंटीग्रेशन ये फिर ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेशन, आपको सारा इसके अंदर वो जो है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरीके से आपने उसको सॉल्व वगैरह किया है, ये सारी उस तरह हमारे पास है, हमने उसको सॉल्व नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर जो इसकी डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास ये इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी कि टी एच माइनस टी बी ओवर टी एच माइनस टी ए इज इक्वल टू 8 ओवर पाई स्क्वायर ई, यानी ये एक्सपोनेंशियल है, माइनस ए वन एन एफ ओ प्लस
1/9 E-9 A1 NFO प्लस 1/25 E-25 A1 NFO प्लस इस तरह ये आपके पास ये टर्म्स जो है ये जल्दी एक सीरीज में आपके पास ये वैल्यूज एड अप होके ये आपके पास को रिजल्ट आ जाता है। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो TS है वो कांस्टेंट एवरेज टेम्परेचर है जो कि सरफेस स्लैब्स की सरफेस का है। जो TA है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर है स्लैब का। जो TB है वो एवरेज टेम्परेचर है स्लैब का। जब आपका एक शॉर्ट टाइम इंटरवल आपने छोटा सा टाइम इंटरवल सब्सक्रिप्ट टी लिया था उसके लिए ये एवरेज टेम्परेचर था स्लैब का। और ये जो NFO है ये बेसिकली NFO की जगह पर आपके पास ये तीन टर्म्स आती हैं अल्फा। इसके लिए ना ये मैं हम यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया यहाँ पे टी कैपिटल टी होना चाहिए था। बेटा इसको जरा मैं करेक्ट कर देता हूँ ये ना आप जरा नोट कर लीजिएगा ये कैपिटल टी होना चाहिए था क्योंकि टी टी मेक्स नो सेंस। आप वो टाइम की बात कर रहे हैं टाइम ऑफ हीटिंग या कूलिंग तो ये टेम्परेचर टी यहाँ पे बड़ा टी होना चाहिए था तो ये मिस्टेक है। अल्फा T T/S² हमारे पास ये फोरियर नंबर है तो ये असल में इस जगह पर ये टर्म आती थी उस क्योंकि ये आपके पास जो है NFO ये जो चीज है यानी कि आपके पास जिसमें यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ हीटिंग और कूलिंग और आप उसकी थिकनेस को जो है आप स्क्वायर ले रहे हैं इस चीज का नाम फोरियर नंबर है तो आपने इसकी जगह पे NFO लिख दिया। अच्छा फिर हमारे पास जो अल्फा है उसके अंदर वो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि वो थर्मल डिफ्यूजिविटी है। टी जो है वो टाइम ऑफ हीटिंग या कूलिंग है। एस जो है वो हम ये कह रहे हैं कि 1/2 स्लैब थिकनेस है। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर ये जो स्लैब थी जैसे ये स्लैब दिखाई हुई है स्लैब में दरमियान में ये डॉटेड लाइन दी हुई थी तो ये अगर आप इस डॉटेड लाइन को कंसीडर करें क्योंकि उसकी पूरी स्लैब की थिकनेस 2S है अगर आप 1/2 थिकनेस कंसीडर करें तो वो आपके पास S होगी। हमने उसको 1/2 के हिसाब से उसकी जो थिकनेस है वो 1/2 के हिसाब से हमने उसको किया हुआ है। अब ये जो A1 है A1 की जगह पर पाई/2 होल स्क्वायर ये देखिएगा ये जो A1 है A1 की जगह पर पाई/2 होल स्क्वायर आएगा तो ये आपके पास एक हमने इंटीग्रेशन करके इस जो अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर से हमने पार्शियल डेरिवेटिव वाली जो टर्म थी उन सबको हमने करते हुए जो है आपके पास यहाँ पर जो है एक इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये एक सीरीज में आपके पास ये इक्वेशन आ गई है इक्वेशन नंबर 10। और इस इक्वेशन नंबर 10 को अगर आप मजीद प्रोसेस करें मिसाल के तौर पर हम अगर इस इक्वेशन नंबर 10 को यूज करें अगर आप ये कहना चाहें कि लेट से कि आप इक्वेशन नंबर 10 को यूज कर रहे हैं और एक ऐसे प्रोसेस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं कि जिस वक्त आपके पास स्लैब में एक ही तरफ से हीटअप हो रहा हो एक ही तरफ से हीटअप हो रहा हो आप यूज कर सकते हैं। फर्क उसमें सिर्फ ये होगा कि फिर जो थिकनेस होगी आपकी 2S की बजाय S हो जाएगी क्योंकि यू आर ओनली यूजिंग हीटिंग फ्रॉम वन साइड तो जिस साइड से आप हीट कर रहे हैं तो इसीलिए आप उसको S उसको लिखकर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन नंबर जो 10 है उसको इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा अब एक बड़ी स्पेशल केस है कि लेट से अगर आपके पास फोरियर नंबर अगर आप कैलकुलेट करिए फोरियर नंबर का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि अल्फा T T और S² ये जो फोरियर नंबर है अगर इस फोरियर नंबर की जो वैल्यू है आपके पास 0.1 हो के करीब करीब हो तो 0.1 हो तो आप इस इक्वेशन नंबर 10 के अंदर जब आपके पास फोरियर गौर कीजिएगा फोरियर की वैल्यू अगर आपके पास 0.1 हो तो आप इस वक्त जब है सिर्फ ये पहली टर्म रहने देते हैं और ये बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं उनको आप जो है वो आप इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह जैसे आगे जाते हैं डिवाइड होती जा रही है ये मीनिंगलेस बड़ी स्मॉल वैल्यू आ जाती है तो आप उनको जो है इजीली आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट ये पहली जो टर्म है ये बाकी रह जाएगी बाकी सारी की सारी टर्म्स जो है वो इग्नोर हो जाएंगी। तो इस तरह जब आप इग्नोर हो जाएंगी तो अब आप लेट से कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर जो TA था और उससे जब कोई एवरेज टेम्परेचर स्लैब का यानी कि टाइम इंटरवल T यानी कि जो T गुजरने के बाद जो आपके पास ये कोई एवरेज उसका टाइम गुजरने के बाद जो हमारे पास आया तो इस इक्वेशन नंबर 10 को ये इग्नोर करने के बाद ये जो हायर ऑर्डर्स हैं इनको इग्नोर करने के बाद आपसे फर्स्ट टर्म को लिखते हुए जो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी यानी कि ये बाकी आपके पास चीज बच गई है। इसी बची हुई चीज को मैंने इस तरह यहाँ पे लिख दी है कि TH - TB
ओवर टी एच माइनस टी ए इज इक्वल टू 8/π² ई माइनस ए वन और एन एफ ओ, ये फोरियर नंबर। और उसके बाद आप इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, अगर आप ये जो ए वन और एन एफ ओ इनकी वैल्यू, यानी फोरियर नंबर और ए वन के आप अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये टी एच माइनस टी बार बी ओवर टी एच माइनस टी ए इज इक्वल टू 8/π² ई माइनस ए वन की जगह पर π/2 होल स्क्वायर, और ये फोरियर नंबर वाली स्क्रीन की जगह अल्फा टी टी ओवर एस स्क्वायर, यानी कि ये फोरियर नंबर वाला फॉर्मूला था। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी यहाँ पे मिस्टेक थी। तो ये यहाँ पे कैपिटल टी होना चाहिए था। अच्छा जी, जब आपने ये लिख लिया, तो आप अब थोड़ी सी रीअरेंजिंग कर लेते हैं। रीअरेंजिंग इस तरह कर लेता हूँ कि देखें ये एस स्क्वायर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला, तो अगर मैं π/2s कर दूं, तो आपके पास यहाँ पे π/2s का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह मैं अल्फा को इस तरफ ले जाता हूँ, अल्फा टी टी को इस तरफ ले जाता हूँ, तो मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, बाकी सारी वैसे के वैसे है, ई माइनस अल्फा टी टी π/2s होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि ये e की पावर ऊपर नेगेटिव है, तो मैं इसको अगर नीचे की तरफ ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 1/e। या आपके पास ये पावर पॉजिटिव हो गई है। दोबारा रीअरेंज करूं, तो मैं रीअरेंज करके मैं ये लिख सकता हूं कि मैं क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको इस तरफ ले जाऊं और इस सारी टर्म को इस तरफ ले जाऊं। जब ये आपको ये इस तरफ आ गई, इज इक्वल टू ए टी टी π/2s होल स्क्वायर, ये सारी की सारी टर्म इस तरफ आ गई। और ये जब इस तरफ गई है, तो ये इनकी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ पे 8/π² टी एच माइनस टी ए ओवर टी एच माइनस टी बी बार। अच्छा, अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन के अगर दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग लें, तो एल एन अगर आप लेते हैं, तो एल एन लेने से, बेटा ये माइक अपना ऑफ कर दें, जिसने माइक अपना ऑन किया हुआ है माइक ऑफ कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर जो है, इसके अंदर इसको हम इस सब ले गए, तो इसको हमने यहाँ पे रीअरेंज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से उनकी वो चीजें चेंज हो गई हैं। अब नेचुरल लॉग ले लिया, तो नेचुरल लॉग जब लिया, तो वो आपके पास ये ई कट जाएगा, और यहाँ पर नेचुरल लॉग आ गया, तो हमारे पास ये अल्फा टी टी π/2s होल स्क्वायर इंटू एल एन 8/π² टी एच माइनस टी ए ओवर टी एच माइनस टी बी बार। और अब क्योंकि मैं यहाँ से इस फॉर्म इक्वेशन नंबर 10 की मदद से मैं चाहता था कि मुझे वो टी टी, यानी कि वो टाइम ऑफ हीटिंग या कूलिंग निकल आए, जो अनस्टेडी स्टेट हीटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको लेने के लिए मैं ये वाली टर्म इस तरफ ले गया, तो ये आपके पास 2s/π होल स्क्वायर हो गया। अल्फा को उस तरफ ले गया, तो 1/अल्फा इंटू 2s/π होल स्क्वायर इंटू एल एन 8/π² टी एच माइनस टी ए ओवर टी एच माइनस टी बी। ये इक्वेशन नंबर 11 है। तो इस इक्वेशन नंबर 11 को आप यूज कर सकते हैं बेसिकली, जो है टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ हीटिंग या कूलिंग ड्यूरिंग अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। तो इंशाल्लाह इसको, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर के अंदर आप टाइम ऑफ हीटिंग या कूलिंग किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये, क्योंकि मैंने आपको एक जो है, जो टाइम टी टी हमने निकाला था टाइम ऑफ हीटिंग या कूलिंग, एक सॉलिड स्लैब के लिए निकाला था, तो हम इतनी डिटेल से नहीं डेरिवेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको ये जो उसकी जो है कुछ मजीद, हम ये नेक्स्ट अपने लेक्चर में वो भी देखेंगे। कुछ और ज्योमेट्रीज के लिए, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है, अगर कोई कोई स्फीयर है कोई आपके पास, तो उनके लिए ये जो आपकी इक्वेशन है, क्योंकि उसके अंदर फिर रेडियस, थिकनेस की बजाय रेडियस आ जाएगा, तो उस वक्त हमारे पास ये इक्वेशन किस तरीके से बिहेव करेगी, हम बेसिकली यूज यही इक्वेशन करेंगे। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम एक मॉडिफाइड इक्वेशन लिखेंगे। बस यहाँ पे एक इस इक्वेशन को लिखते हुए एक मॉडिफाइड इक्वेशन लिखेंगे, और उस मॉडिफाइड इक्वेशन के अंदर जब उसको यूज करेंगे, तो यूज करने के बाद हम उसकी मदद से हम ये हर डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए हम ये वो अनस्टेडी स्टेट हीटिंग वाला या कूलिंग के लिए हम वो टाइम मालूम कर लेंगे। जी बेटा, बेटा ये आपको कराने का मकसद यही है कि ऑब्वियसली कि आपके पास जो है, क्योंकि ये आगे मॉडलिंग का अगर आप कोई सब्जेक्ट करते हैं, अगर आपको ये पता ही नहीं है ये क्वेश्चंस आई कैसे हैं,
तो सिर्फ इक्वेशन दे देने से काम नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली ये इतना जो हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इतनी इक्वेशंस आपको कर रहे हैं, और मैं एक एक स्टेप खोल खोल के मैं आपको जो इक्वेशन करवा रहा हूँ, तो मैं पहले लेक्चर में आपको ये बता चुका था कि ये इक्वेशंस आपके सिलेबस में शामिल हैं। ये सारी की सारी डेरिवेशंस जो हैं, लेट्स से कि अगर मैं सवाल में देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि जनाब जो है, जो एक इस तरह का एक क्वेश्चन होता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ हीटिंग फॉर अ स्लैब ऑफ थिकनेस 2s टू कैलकुलेट जो है फॉर अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। उसके साथ ही मैं उससे एक रेलिवेंट छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे दूंगा। तो क्योंकि असल चीज ये है कि देखें, अभी जैसे अब आप देखेंगे, उस टाइम आप लोग जब ये पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, तो आपने कहा होगा कि यार ये हमारे पास यूजफुल नहीं थी या इस्तेमाल में नहीं आ रही थी। अब वो आपके पास इस्तेमाल आएंगी। और ये मजीद जब आप ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में शायद वो आप लोगों के नेक्स्ट सेमेस्टर में है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का सब्जेक्ट। तो वो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना वो आमिर साहब पढ़ाएंगे आपको। तो वो जो सब्जेक्ट है उसके अंदर वो सारी की सारी वो मैथ्स है। टोटल उसके अंदर वो मैथ्स है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथ है। उसके अंदर यही हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के जो कॉन्सेप्ट आपने बनाए हैं, तो उस वक्त ये आपके पास ये डेरिवेशन जो है आपको काम आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आपको ये डेरिवेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब आपका पता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, तो इसलिए हर स्टूडेंट को उस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि आपको कल को भी मॉडलिंग करना चाहता है या क्या मॉडलिंग से यहाँ मुराद, या अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह की तरह आप देखते हैं तो कोई कंप्यूटर में मॉडलिंग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में मॉडलिंग करने के लिए आपको प्रोसेस के लिए इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी, इक्वेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कंप्यूटर उसी सूरत में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, इक्वेशंस को। वो वरना जो है स्टेटमेंट्स लिख के तो अंदाजे से तो हम बात नहीं कर सकते। जी बेटा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, अगर यहाँ तक किसी का स्टूडेंट का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 11 के हवाले से हम हमारा ये लेक्चर था। इस दौरान के जो है स्टूडेंट्स जो है अपने सवालात वगैरह शुरू करें। तो आप लोग बेटा मुझे जो है अपने अटेंडेंस के जो मैसेजेस हैं वो भी सेंड करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए। जी बेटा, इस दौरान अगर आपका किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, अगर आपका किसी का हमारे लेक्चर नंबर 11 जो अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है उसके वाले से, ये अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, ऑलरेडी आप कंडक्शन वगैरह कर चुके हैं, तो हम इसको सिर्फ ये अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये टॉपिक आपका कंक्लूड हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर जो है हम अपना जो है पॉसिबल, क्योंकि उसमें ये होगा कि एक चीज़ आपको ये बेटा मैं आपको बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट जो फ्राइडे है गालबन अभी कंफर्म नहीं है, 12 रबीउल अव्वल की वजह से शायद वो हमारी क्लास ना हो सके। तो इसलिए फिर जो है उसके हवाले से मैं रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं और आपको साथ वो फिर मैं वो शेयर कर दूंगा, उसकी वीडियो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेटा, लेक्चर नंबर 11 के हवाले से किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 11 के हवाले से किसी स्टूडेंट का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपका कोई मजीद सवाल नहीं है और आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, तो आप ये सेशन लीव कर सकते हैं। अगर बेटा आप लोगों की अटेंडेंस हो चुकी है और आप मजीद कोई सवाल नहीं करना चाहते, तो आप ये सेशन लीव कर सकते हैं। मैं मजीद 1 मिनट वेट करूंगा, ताकि इस दौरान अगर किसी स्टूडेंट का हमारे इस लेक्चर नंबर 11 के हवाले से कोई सवाल हो
या किसी स्टूडेंट का जो है हमारे जो है वो अटेंडेंस रह गई हो, तो ये दोनों चीजें हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर लेक्चर नंबर 9 में से मैंने सवाल पूछा, सर पूछ सकता हूँ? हाँ पूछें, क्या सवाल था आपका? सर वो जो हमने ना डी डायमीटर से 2 से डिवाइड किया था सर, एक इक्वेशन में थिकनेस वो मालूम आप करते हुए। आपको या सर वो क्यों किया है वो हमने? कहाँ पे, कौन सी इक्वेशन के अंदर, कहाँ पे? सर जो वो हम इक्वेशन नंबर याद है आपको? केस नंबर 2 कर रहे हैं ना इसका, सर उसमें हमने थिकनेस, जी, हाँ ठीक है। तो उसमें जो थिकनेस मालूम किया हमने पाइप की, सर उसमें हम दिया था डी एस डैश माइनस डी एस डबल डैश डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर इसको, क्यों हाँ किया उसको? मैं बता देता हूँ। जो रेडियस होता है, रेडियस किसकी चीज के बराबर होता है? रेडियस होता है सर D/2, D/2 के बराबर होता है। अच्छा अब डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर के बराबर के बाय 2। अब आप क्योंकि पाइप की थिकनेस आप कैलकुलेट करें, क्योंकि देखिए आपके पास पाइप की जो थिकनेस है, हम जब पाइप की मोटाई मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास दो डायमीटर्स गिवन थे। अब दोनों जो डायमीटर्स हैं, उन डायमीटर्स का आपने जब डिफरेंस ले लिया, तो डिफरेंस लेने के बाद आपके पास वो डायमीटर आ गया। अब हम जो थिकनेस कैलकुलेट करें, क्योंकि आपने देखा होगा हमने उसका जो फॉर्मूला एंड में निकाला था, तो हमने ये कहा था कि हमने यही तस्वुर किया था कि ये अब कंडक्शन हो रही है जिस तरह आपकी किसी स्लैब में होती है। हमने एक प्रॉब्लम में भी इसको फर्दर देखा था। तो क्या है, क्योंकि अब आपके पास वो एक तरह की बिल्कुल स्ट्रेट सी आपके पास चीज बन गई है, रेडियस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वजह से आपने उसके डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दिया और आपके पास वो जो है वो रेडियस की फॉर्म में आ गया, और हमने उसकी थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए इसको 2 से हमने डिवाइड किया था। जी बेटा, ये हामिद, ये क्लियर है आपको बात? जी, यानी कि सर जब भी हमने वो थिकनेस मालूम करनी होगी तो नहीं, हम रेडियस के जरिए मालूम कर हर, सकते हैं। हाँ देखो मेरी सुनो, ये बात हम मालूम कर रहे हैं सर्कुलर चीजों के लिए। जो आपके पास वो होती है ना, जी जी जो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई और ज्योमेट्रीज हो, लेट से कोई रेक्टेंगुलर कोई शेप है या कोई सॉलिड शेप है, तो उसकी थिकनेस तो आपके पास वो कोई डायमेंशन होगी, हो सकता है वो विड्थ उसकी वो थिकनेस बन जाए, तो उनका मसला नहीं है। ये जो हम जब थिकनेस हम मालूम करना चाह रहे थे, ये थिकनेस खास तौर पे उस वक्त थी कि आपके पास ये कॉम्पोजिट एक पाइप था, और कॉम्पोजिट पाइप के अंदर आपके पास दो इंसुलेशन थी और उसके अंदर थिकनेस थी। अब आपने उसकी थिकनेस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमने उसकी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वो जो दो डायमीटर्स थे, क्योंकि हम तो डायमीटर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब आपके पास क्योंकि डायमीटर मौजूद होगा, तो अब अगर इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो, देखो अगर आपको पाइप को तोड़ दो, और पाइप क्योंकि गोल होता है, और आप अगर उस पाइप को तोड़ने के बाद, गोल करने के बाद उसको एक शीट की तरह बिछा दो, यानी कि वो गोल था और आप उसको शीट की तरह बिछा दो, तो शीट पे बिछाने के बाद अब क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो उसकी अगर आप थिकनेस को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो हाफ हो जाएगी उसकी थिकनेस, क्योंकि आप वो गोल, वो जो सर्कल है आपका वो टूट गया है, तो आप हाफ हो जाएगी। इसी वजह से आपने जो डायमीटर है उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। जी सर, ठीक है, समझ गया सर, शुक्रिया। जी बेटा, ये किसी का सवाल हो मजीद हमारे लेक्चर नंबर 11 के हवाले से, तो आप लोग हैं मुझसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अब हमारे नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को जो हमारी लाइव क्लास है, फिजिकल क्लास है, उसमें मुलाकात होगी, और जो है असाइनमेंट भी आप लोगों की ड्यू है। इंशाल्लाह तब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।